हाय गाइड, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 16 अगस्त 2021। तो 16 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तथा सभी सोशल मीडिया का लिंक भी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वहां पर जाएं तथा वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसके मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि IBSA। IBSA मीन्स इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। भारत ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से IBSA पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया है। भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने बैठक की अध्यक्षता की। ब्राजील के संघीय गणराज्य के पर्यटन मंत्री गिल्सन मचाडो नेटो और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के उप पर्यटन मंत्री फिश अमोस मलेला ने भारत की IBSA अध्यक्षता के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया था। अब जान लेते हैं इस बैठक के बारे में। बैठक ने सदस्य राज्यों के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया और पर्यटन क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को दूर करने के लिए पर्यटन में सहयोग को मजबूत करने के महत्व को मान्यता दी। बैठक IBSA पर्यटन मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य यात्रा और पर्यटन की त्वरित रिकवरी के लिए सहयोग और प्रोत्साहन पर एक दस्तावेज को अपनाने के साथ समाप्ति हुई। आप इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा कि IBSA क्या होता है। IBSA मतलब कि इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्रियों की 11वीं SCO बैठक को संबोधित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि छठी। हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्रियों की 6ठी SCO बैठक को संबोधित किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, यहाँ इमेज में नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने SCO के यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की 6ठी बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है। बैठक का आयोजन दुशांबे में ताजिकिस्तान की अध्यक्षता में किया गया था। अब जान लेते हैं इस बैठक के बारे में। बैठक के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्रामीण युवाओं, किसानों और कृषि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नवीन तकनीकों को विकसित करने और प्रयोगशाला से भूमि तक उनके प्रसार के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कई कदमों पर प्रकाश डाला है। तोमर के अलावा केंद्रीय कृषि और कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदाजले भी बैठक में शामिल हुई थी। अब बात हुई SCO यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अभी वर्तमान में SCO के सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरो। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। बात चाइना की हुई है तो चाइना की राजधानी बीजिंग है, इसे ध्यान में रखिएगा। तथा अभी वर्तमान में इसके डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है साइबर इमान डोसो, सेराली जोनो वांग केवेन तथा अजीज नसीरो। एक और है व्लादिमीर पोटापेंको जो इसके डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में है। मतलब यहाँ का 5 डिप्टी सेक्रेटरीज हैं। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइनीज तथा रशियन। इसका फॉर्मेशन 2001 में हुआ था। इसकी फॉर्मेशन तो हमने बता दीजिए कि 2001 में हुआ था 15 जून को। इसका फाउंडर था चीन, रशिया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान। अब इतना बात हम लोग SCO के बारे में भी जान लिए, इस प्रश्न के भी बारे में जान लिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने 6ठी SCO की बैठक में संबोधित किया है कृषि मंत्रियों के बैठक में। तो अब चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स खेलों के लिए किस देश ने अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि भारत। आगामी टोक्यो पैरालंपिक में अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा गया है जिसमें 54 पैरा खिलाड़ी 9 खेल विषयों में भाग लेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा 54 सदस्यीय भारतीय टुकड़ों को 12 अगस्त 2021 को औपचारिक रूप से
औपचारिक और आभासी के रूप से विदाई की गई। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो जापान में होना है, तथा इससे पहले लास्ट जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक्स चला, जो कि 2020 का ही रिमेनिंग प्ले गेम था, यानी कि 2020 में होना था, जिसकी वजह से कोरोना पैंडेमिक की वजह से हो नहीं पाया था, उसकी वजह से 2021 में हो पाया, जिसमें टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने भी 7 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा जी, 2 सिल्वर मेडल मीराबाई चानू और एक अन्य हैं बजरंगी पुनिया, तथा 4 और अन्य कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय सी कैट अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अमेरिका। भारतीय नौसेना ने अपनी समुद्री अभ्यास का प्रदर्शन करने के लिए सिंगापुर में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सी कैट सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। सी कैट 2021 का मुख्य उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी और साझा समुद्री सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाना और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संरक्षित करना था। इस अभ्यास में लगभग 400 कर्मी और 10 जहाज शामिल थे। अब जान लेते हैं, बात हुई सी कैट के बारे में। सी कैट पहली बार 2002 में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में संकटों, आकस्मिकताओं या अवैध गतिविधियों का सामना करने पर मानकीकृत प्रशिक्षण रणनीति और प्रक्रियाओं को शामिल करके दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सहयोग को बढ़ावा देना है। अब बात हुई है अमेरिका के बारे में, तो हम लोग अमेरिका के बारे में जानेंगे, तथा भारतीय नेवी तथा यूएस नेवी के बारे में बात हुई है, तो इन दोनों नेवी के बारे में जानेंगे। इंडियन नेवी, यह है इंडियन नेवी का लोगो, तथा इंडियन नेवी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज का एक फोर्सेज है, मतलब कि एक बल है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान में यहाँ पर कौन इसका नेवल स्टाफ है, चीफ के रूप में, डिप्टी चीफ के रूप में, इन सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। कमांडर इन चीफ के रूप में प्रेसिडेंट जी हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी, तथा इसका हेड क्वार्टर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली में। अब प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे के रूप में भी मनाया जाता है। अब बात हुई यूएस नेवी के बारे में, तो हम लोग यूएस नेवी के बारे में जानेंगे। यूएस नेवी एक प्रकार का यूएस का सर्विस है। यह है यूएस नेवी का लोगो। इसकी स्थापना 13 अक्टूबर 1775 को हुआ था पेनिसिल्वेनिया यूएसए में, तथा इसका हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसके फाउंडर थे जॉन पॉल जोनास तथा जॉन बैरी। तो इतना बात हम लोग इंडियन नेवी तथा यूएस नेवी के बारे में जान लिया। अब जान लेते हैं यूएस की बात हुई है तो यूएस के बारे में। यूएस यानी यूएस का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यहाँ का करेंसी है यूएस डॉलर तथा इंग्लिश इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। वर्तमान में अभी यूएसए का प्रेसिडेंट है जो बिडेन। यह है वर्ल्ड मैप में यूएसए कंट्री, आप इसे ध्यान में रखिएगा, जो कि ग्रीन कलर से यहाँ पर डिनोटेड है। प्रेसिडेंट जो बिडेन ने कल जो हमारा स्वतंत्रता दिवस था, इन्होंने बहुत ही आक्रामक रूप से अपना यहाँ पर बधाई दी है स्वतंत्रता दिवस के लिए भारत को। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना ने परमाणु सक्षम सतह पर प्रहार करने वाली परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकती है और परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। प्रशिक्षण शुरू करने का उद्देश्य सेना सामरिक बल कमान यानी एएसएफसी की परिचालन तत्परता सुनिश्चित करता है और हथियार प्रणाली के तकनीकी मानकों को फिर से मान्य करता है। अब बात हुई है पाकिस्तान के बारे में, तो हम लोग पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी तथा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान जी। यह है वर्ल्ड मैप में देश पाकिस्तान, जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर से डिनोटेड है। यह भारत से कनेक्टेड है क्योंकि पहले तो भारत में ही था, यह देश की आज़ादी के समय जो बट गया था, और इस तरफ बांग्लादेश है।
पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है तथा यहाँ का करेंसी है पाकिस्तानी रूपी। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू तथा इंग्लिश। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक संसदीय प्रमुख के रूप में पीएम मोदी को 2 निर्वाचित कार्यकालों की उपलब्धि और मूल्यांकन की याद दिलाती है। पुस्तक का विमोचन करते हुए पीवी नायडू ने कहा है कि यानी वेंकैया नायडू जी ने कहे हैं कि भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है और यह आम आदमी के लिए सम्मानजनक जीवन के एक संवैधानिक प्रगति के मूल्यांकन का भी समय है। यानी कल के दिन यह पुस्तक लॉन्च किया गया है, विमोचन किया गया है, जब देश पूरे भारत भर में 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी यानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑनर फर्स्ट भारतीय नौसेना के सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों के लिए एक प्रीमियम बैंकिंग समाधान है। विशेष रूप से सशस्त्र बलों और उसके दिग्गज के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऑनर फर्स्ट डिफेंस अकाउंट को रक्षा दिग्गज की एक समर्पित टीम द्वारा डिजाइन किया गया है। ऑनर फर्स्ट के समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली के नौसेना मुख्यालय में कमोडोर नीरज मल्होत्रा, कमोडोर वेतन और भत्ते, भारतीय नौसेना और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। बात हुई भारतीय नौसेना तथा आईडीएफसी बैंक के बारे में, तो हम लोग भारतीय नौसेना के बारे में तो पहले क्वेश्चन जो था उसमें जो भारतीय नौसेना तथा अमेरिकी नौसेना के बारे में, तो उसमें हम लोग भारतीय नौसेना के बारे में पूरी अच्छी तरह से जाननी है। अब हम लोग जान लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में जान लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी यानी कि आईडीएफसी। इसका कई सब्सिडी है जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, एसेट मैनेजमेंट आर्म आईडीएफसी भारत लिमिटेड। इसके वर्तमान में अभी सीईओ है वी वैद्यनाथन तथा इस सीईओ के साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। यह है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लोगो। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एचसीएल टेक्नोलॉजी 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली कैवी आईटी फर्म बन गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि चौथी आईटी फर्म बन गई है। एचसीएल टेक्नोलॉजी का बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैप पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली एचसीएल चौथी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी फर्म इंडियन टेक्नोलॉजी फर्म बन गई है। एचसीएल टेक के शेयरों ने इंट्राडे ट्रेड में बीएसई पर 2% की वृद्धि के साथ 1118.55 रुपए की नए ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, जो इंट्राडे डील में 12 अगस्त को पहुंचे 1101 रुपए के पिछले उच्च स्तर को पार कर गया है। अब चलते हैं, बात हुई है एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में, तो हम लोग एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। यह एक आईटी कंपनी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसके वर्तमान में सीईओ है सी विजय कुमार। 11 अगस्त 1976 को इसकी स्थापना हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। अभी वर्तमान में इसका रेवेन्यू 76,306 करोड़ रुपए है। इसके कई सब्सिडी है जैसे कि एचसीएल अमेरिका इनकॉर्पोरेशन, जियोमेट्रिक लिमिटेड, एक्टियन तथा अन्य कई सब्सिडीज है। इसका फाउंडर थे शिव नडार तथा अर्जुन मल्होत्रा। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एचसीएल इंटरप्राइजेज। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने पैरालंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि इंडियन बैंक। हाल ही में इंडियन बैंक ने पैरालंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का इंडियन बैंक ने 24 अगस्त से जापान के टोक्यो में शुरू होने वाले पैरालंपिक खेलों में बैंकिंग भागीदारी में से एक के रूप में भारत के पैरालंपिक समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक पीसीआई के साथ अपने साल भर के सहयोग से
सहयोग के माध्यम से पैरालंपिक एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मालिक हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो भारतीय पैरालंपिक के साथ इंडियन बैंक समझौता किया है, उसी प्रकार टोक्यो ओलंपिक्स जब होने वाला था तो भारत की तरफ से किस बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब हम लोग जान लेते हैं, बात हुई इंडियन बैंक के बारे में, तो इंडियन बैंक के बारे में, इंडियन बैंक का यह है लोगो। इलाहाबाद बैंक का भी मर्जर इसी बैंक में अब हो गया है। यह एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बैंक है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है तथा इसके वर्तमान में सीईओ पद्मजा चुंद्रू हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी। इसका सब्सिडीज है इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, सिंगापुर तथा अन्य कई सब्सिडीज है। अब इलाहाबाद इसके सब्सिडीज के रूप में वर्क करता है क्योंकि यह इलाहाबाद बैंक अब फिर से यानी यह इंडियन बैंक में मर्ज हो गया है। इसका फाउंडर्स थे SRM रामास्वामी चेतियार, V कृष्णा स्वामी अय्यर, SRM अन्नामलाई चेतियार इसके फाउंडर्स थे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 19 भारतीय कप्तान ने संन्यास की घोषणा की है। तो किस भारतीय कप्तान अंडर 19 के संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि उन्मुक्त चंद। यही इमेज में उन्मुक्त चंद भारत के अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम की कप्तान रहे उन्मुक्त चंद ने शुक्रवार को खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने नाबाद 111 रन बनाए थे जिससे ऑस्ट्रेलिया के टाउन्सविले में 2012 अंडर 19 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर तनावपूर्ण जीत दर्ज की थी। 28 वर्ष में उन्होंने घरेलू टीम में भारत ए के साथ साथ दिल्ली और उत्तराखंड का भी नेतृत्व किया। उन्होंने IPL में मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया है। अब चलते हैं आज के 11वें प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्र सतह पर किसके अणुओं का पता लगाया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पानी। तो हाल ही में चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्र सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है। भारत के चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा मिशन ने भले ही 2019 में चंद्र सतह पर हार्ड लैंडिंग की हो, लेकिन इसके साथ आने वाला ऑर्बिटर पृथ्वी पर वापस वैज्ञानिकों को उपयोगी जानकारी प्रदान करता रहा है। एक शोध से पत्र से पता चला है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के चंद्रमा के सतह पर पानी के अणुओं और हाइड्रोक्सिल यानी OH की उपस्थिति की पुष्टि की है। निष्कर्ष वर्तमान विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित किए गए थे। तो यह वही चंद्रयान 2 है जो भारत का मिशन था जो फेल हो गया था चंद्रमा पर। अब चंद्रयान 3 बनाने की तैयारी चल रही है, बन रही है तथा यह 2019 में लॉन्च की गई थी। चंद्रयान 2 इसरो के द्वारा यह किया गया था, मतलब भेजा गया था इसरो के द्वारा। तो यह इसका ऑर्बिटर अभी वर्क कर रहा है। जो एक शोध पत्र से अभी पता चला है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह पर पानी के अणु यानी जल H2O तथा हाइड्रोक्सिल OH की उपस्थिति की पुष्टि की है। अब बात हुई है, इसरो ने यह भेजा था इस मिशन के पहले जान लेते हैं मिशन के बारे में। चंद्रमा 2 मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन विक्रम लैंडर उस वर्ष सितंबर में अपने गंतव्य से 2.1 किलोमीटर दूर चंद्र सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यानी अपने लक्ष्य से 2.1 किलोमीटर मात्र से पीछे रह गया था, यानी यह एक्सीडेंटल रूप में माना गया था। चंद्रयान 2 को चंद्र सतह की संरचना में विभिन्नताओं को मानचित्रण के साथ साथ पानी की उपस्थिति के लिए चंद्रमा की सतह का पता लगाने और उसका अध्ययन करने के लिए उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। अब बात हुई है इसरो के बारे में, तो हम लोग इसरो के बारे में जान लेते हैं। यह है इसरो का लोगो। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंट्री है, भारत का है। इस पर डायरेक्ट नजर भारत के प्रधानमंत्री का रहता है। इसके फाउंडर्स थे विक्रम साराभाई तथा इसके अभी वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं के सिवान जी हैं। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है तथा अब एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में के सिवान जी पदस्थापित हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये हमने एक बात बता दिया कि इसका डायरेक्ट नजर यानी ओवरसीन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब कि सीधे प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री देश के जो होते हैं, यानी जैसे कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका सीधे डायरेक्ट ओवरसीन यानी कि नजर रहता है इसरो पर। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, इन्होंने
हाल ही में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है। इन्होंने यह बताया है कल के दिन यानी 15 अगस्त को भाषण के दौरान इन्होंने पीएम मोदी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन सेल्फ रिलायंस इन एनर्जी के बारे में बात की है, अनाउंस किया है। इनके अनुसार देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाने के पहले, माने 100 साल यानी 1947 से 2047 पूरा हो जाने के पहले देश में एक हब बन जाना चाहिए। किस चीज का हब? तो भी हाइड्रोजन का। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में इंडिया टॉप पर हो जाना चाहिए, यानी दुनिया में एक इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन जाना चाहिए। यह पीएम द्वारा अनाउंस किया गया है नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में 4 नए जिले और 18 नए तहसीलों की घोषणा की है? तहसील यानी कि ब्लॉक्स की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल ने 4 नए डिस्ट्रिक्ट तथा 18 तहसील को छत्तीसगढ़ सरकार में जोड़ने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ऑन संडे अनाउंस्ड 4 new districts in the state and 18 new tahsil as well. The chief minister, while addressing a public gathering here on the occasion of 75 Independence Day, announced the formation of 4 new districts: मोहल्ला मानपुर, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति तथा महेंद्रगढ़ इन छत्तीसगढ़, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ 32 डिस्ट्रिक्ट। यानी कि 4 नए डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम हमने बताया, आपको अभी जिक्र किया, उन 4 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। कल के दिन ऐसे अनाउंस किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, तथा टोटल डिस्ट्रिक्ट मिलाकर पहले 28 थी, अब टोटल मिलाकर 32 हो गई है। यह छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल द्वारा जो इंडिपेंडेंस डे के मनाया जा रहा था ओकेजन पर, उस ओकेजन पर यह अनाउंसमेंट किया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न से पहले हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, यहाँ का गवर्नर है अनुसुईया उइके तथा चीफ मिनिस्टर यहाँ का भूपेश बघेल जी हैं। यहाँ पर 11 लोकसभा सीटें हैं, 5 राज्यसभा सीटें हैं तथा 90 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है कांगेर वैली नेशनल पार्क। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने सरकारी स्कूलों में देशभक्त पाठ्यक्रम की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने यह हाल ही में यानी कल के दिन घोषणा की है। आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग एट सेक्रेटरीट बिल्डिंग ऑन द 75 इंडिपेंडेंस डे, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अनाउंस्ड द देशभक्ति करिकुलम विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम सितंबर 27 एज ए ट्रिब्यूट टू शहीद भगत सिंह। मतलब कि 75वें इंडिपेंडेंस डे होस्टेड करने के बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी अनाउंस किए कि देशभक्ति करिकुलम यानी देशभक्ति पाठ्यक्रम दिल्ली सरकारी स्कूलों में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि 27 सितंबर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा शहीद भगत सिंह के श्रद्धांजलि के रूप में। ऐसा दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है। तो दिल्ली सरकार द्वारा किया गया तो हम लोग दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। यह है दिल्ली एक यूटी, यह दिल्ली छोटा सा यूटी जो कि यहाँ पर रेड कलर से डिनोटेड है। न्यू दिल्ली यहाँ का राजधानी है। अनिल बैजल जी यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में है। अरविंद केजरीवाल जी सीएम है यहाँ का। 7 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं तथा 70 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। यहाँ एक मुख्य नेशनल पार्क है जिसका नाम है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। यह यूटी यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है। अब चलते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्र पहले हमेशा पहले, यानी कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इज द थीम ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे 2021। यानी 2021 75वीं स्वतंत्रता दिवस का थीम रहा राष्ट्र पहले हमेशा पहले। यह कल का दिन का सीन है जो लाल किला पर नरेंद्र मोदी के द्वारा कल लाल किला पर झंडा फहराया गया था, उसका सीन है।
आप इसे देख सकते हैं, कल ही का लेटेस्ट इमेज है जिसमें यह थीम कल का दिया गया है कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी कि राष्ट्र पहले हमेशा पहले। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, कल था यानी कल 15 अगस्त के दिन, आज के दिन यानी 15 अगस्त के दिन पूरे भारत में पूरे उत्सव के साथ कैवीं स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 75वीं। कल के दिन पूरे भारत में पूरे उत्सव के साथ 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाई गई है। अब चलते हैं आज के आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारत में युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपके लिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आशा करता हूँ आप कल के प्रश्न का जवाब आप अच्छी तरह से कमेंट बॉक्स में दिए होंगे, तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप सीरियल वाइज से कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे और आप कभी डेज को भूल ना पाएं। चलिए तो दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और खास करके यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको पीडीएफ फाइल बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल फ्री में मिल जाए। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।